हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2024 का अंडर ग्रेजुएट लेवल का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें 7 अगस्त 2025 के तीनों शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज की क्लास में 8 अगस्त 2025 का तीसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, प्रशांत और निशा को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। ठीक है। प्रशांत 117 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है, जबकि निशा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रही है। यदि प्रशांत को कानपुर पहुंचने में 16 घंटे लगते हैं तो निशा को पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। ठीक है, प्रशांत को 117 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 16 घंटे लगते हैं दिल्ली से कानपुर जाने में। तो यहाँ से दिल्ली से कानपुर तक का दूरी हम लोग निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर प्रशांत का स्पीड है 117 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको लग रहा है 16 घंटे। तो 16 से जब गुना करेंगे तो ये दिल्ली से कानपुर तक का दूरी होगा। अब इस दूरी को निशा द्वारा कवर किया जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो इससे इसको डिवाइड जब कर देंगे तो निशा का टाइम निकल जाएगा। तो 16 से ये कट जाएगा 3 बार में, 3 से ये कट जाएगा 39 बार में। तो 39 घंटे ही इस सवाल का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। आगे, यदि 6 अंकों की संख्या ये 11 से विभाज्य है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प m और n के बीच संभावित सही संबंध व्यक्त कर सकता है। ठीक है, देखिए 11 का विभाज्यता का नियम आप जानते हैं क्या होता है। जो भी नंबर है उनके ओड प्लेसेस पे जो भी डिजिट है उनका योगफल। जैसे यहाँ पर देखिए 2 है, फिर m है, उसके बाद 8 है। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? m प्लस 8 तो 10। ठीक है, अब आएंगे हम लोग कहाँ पर? इवन प्लेस पे। जैसे दूसरा स्थान पे क्या है? 9 है, चौथा स्थान पे 3 है, छठा स्थान पे n है। तो इन सब का योगफल कितना होगा? 9 3 12, इधर n, यानी ये हो जाएगा n प्लस 12। तो इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या नहीं तो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो हम लोग पहले 0 इसके बराबर करेंगे, फिर अगर आंसर नहीं मिला तो 11 करेंगे या फिर 22 करेंगे। तो देख लीजिए इसको कैलकुलेट करके। तो इधर m माइनस एन तो होगा ही, उसके बाद 10 में से 12 घटाएंगे तो माइनस का 2, राइट साइड जाके प्लस का 2 होगा। क्या ये इक्वेशन आंसर में दे रखा है? m माइनस एन बराबर 2 दे रखा है, तो एकदम ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर नहीं मिलता तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 11 के बराबर करते। ठीक है, 0 की जगह पर 11 डालते, फिर सॉल्व करते। आगे, 1200 रुपया पर 4% मासिक ब्याज दर से 9 माह के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सा सवाल है। 4% का मंथली रेट है और 9 मंथ का निकालना, तो कितना ब्याज हो जाएगा? 4 नमा 36%। ठीक है, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो सीधा सीधा कह देंगे ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1200 का 36% ये होगा। वैसे भी आप देख सकते हैं कि 1200 का अगर 10% भी निकालें तो 120 आता है। इसको छोड़ के बाकी 3 ऑप्शन 120 से भी छोटा है, तो यहाँ पर ये आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, 12 पेन और 7 पेंसिल की कीमत 285 रुपया है। यदि पेन की कीमत 6 रुपया प्रति पेन कम हो जाती है और पेंसिल की कीमत 5 रुपया प्रति पेंसिल बढ़ जाती है तो 11 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 118 रुपया हो जाती है। 2 पेन और 2 पेंसिल की मूल कीमत कितनी होगी? ठीक है, इक्वेशन बनाना होगा। देखिए, मान लेंगे पेन की जो प्राइस है वो x रुपया है और पेंसिल का y है। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगा? 12 पेन खरीद रहा है तो 12x और 7 पेंसिल है तो 7y। इन दोनों का टोटल प्राइस क्या है? 285। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। दूसरा क्या बनेगा? देखिए, 6 रुपया प्रति पेन कम हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? ये जो कम हो रहा है, कम होने के बाद ये कीमत लग रहा है, तो हम लोग इसको ओरिजिनल प्राइस पे ले जाना चाहेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा? 6 रुपया एक पेन पर कम हुआ है, इसको 11 पेन खरीदना, तो टोटल कितना का कमी हुआ था? 11 छः के 66। तो ओरिजिनल प्राइस में ले जाने के लिए इसको इसमें क्या करना होगा? 66 जोड़ना होगा। ठीक है, कमी हुआ तो इधर जोड़ दीजिए। उसी तरह यहाँ भी पेंसिल में 5 रुपया बढ़ गया है, 3 पेंसिल खरीद रहा है, तो टोटल कितना बढ़ गया? 15। तो वो माइनस कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब जाके देखिए इसको कितना वैल्यू
देना होगा। तो 118 में 15 घटा दीजिए, 103 प्लस 66 कर देंगे तो 169 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो वृद्धि और कमी है इसको आप यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं और सीधा सीधा यहाँ से आप इक्वेशन बना सकते हैं। 11 पेन है तो 11x प्लस 3 पेंसिल है तो 3y बराबर क्या प्राइस है 169, तो इसको 169 के बराबर कर देंगे। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, y को इक्वल कर लेते हैं, छोटा नंबर है तो उसके लिए आपको 3 से यहाँ गुना करना होगा, यहाँ पर 7 से। उसके बाद समीकरण को घटा लेते हैं। ठीक है, पहला में से दूसरा को घटाएंगे तो ये देखिए 7 या 21, इधर भी 21 तो ये कट ही जाएगा। इसको ले लीजिए 12 या 36x, उसमें 77 माइनस करना है। ठीक है, तो लिख देते हैं 36x माइनस 77x। राइट साइड 285 गुना 3 कितना होगा 28 या 84, 840 प्लस 15 855, उसमें माइनस करना है ये 16 सत्ते 112। ठीक है, यानी 1120 हो गया और 9 सत्ते 63 इसमें जोड़ दीजिए तो टोटल हो गया 1183। 1183 इधर डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा 1 और यहाँ पर 4, 41x माइनस में आएगा। ठीक है, इस तरफ भी माइनस में आएगा तो हम लोग माइनस यहीं पर छोड़ देंगे। इधर घटाएंगे 13 में से 5 घटा 8 और यहाँ पर 7 में से 5 घटा 2 और 11 में से 8 घटा 3, 328। 41 ये देखिए सीधा सीधा 4 अट्ठे 32, 1 अट्ठे 8, 8 बार में ये कट रहा है तो x का जो वैल्यू है वो क्या है 8 रुपया। अब y का निकाल लीजिए। ठीक है, x का वैल्यू किसी एक में रख देंगे, यहाँ रख देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा आपका 7y बराबर 285 माइनस 12 अट्ठे 96, तो y बराबर 15 में से 6 घटा 9 और यहाँ पर 17 में से 9 घटा 8, 189/7 होगा। 7 दूना 14, 7 7 49, तो y का वैल्यू हो गया 27। 2 पेन और 2 पेंसिल चाहिए। अगर एक पेन एक पेंसिल का निकालेंगे तो कितना होगा 8 प्लस 27 35, और 2 का निकालना तो 2 से गुना कर दिए, 70 रुपया इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। आगे 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से सीपी और एसपी का क्या रेशियो होगा, देखिए क्रय मूल्य के साथ कितना पुस्तक 5, तो क्रय मूल्य के साथ 5 है तो ये सेलिंग प्राइस में चला जाएगा, और सेलिंग प्राइस के साथ 20 पुस्तक है तो ये कॉस्ट प्राइस में चला जाएगा। ये रेशियो में इसको प्रॉफिट यहाँ से हम लोग निकालेंगे। 5 एका 5, 5 चौक 20, यानी 4 का सामान ये 1 में बेच रहा है। 3 का नुकसान है किसके ऊपर 4 के ऊपर, 3/4 कितना होता है 75%। ऑप्शन नंबर 2 में है 75% की हानि, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे इन दोनों का माध्यानुपाती निकालना है। सिंपल से रूट के अंदर दोनों को गुना कर दिए तो 24 गुना 150 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 25 छाके 150। ठीक है, तो 25 का तो 5 आ जाएगा, उसके बाद 24 छाके 144 होता है, उसका वर्गमूल 12 आएगा तो 12 पंचे 60 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे इसका मान याद करना, रूट पूरा पर है। ठीक है, तो ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्लस करना है ये 2 का स्क्वायर का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो ये 4 पहले से, 25 का वर्गमूल 5, तो 5 चौके 20 यहाँ पर माइनस में हो जाएगा और ये 3 माइनस में है, तो कुल मिला के 102 में 23 घटाना, तो ये कितना बनेगा 102 में अगर 20 घटाएंगे तो 82, उसमें 3 घटाएंगे तो 79, तो 79 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ज्ञात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये छोटी कोष्टक 3 में से 6 घटा माइनस का 3। ठीक है, 9 गुना -3 करेंगे तो माइनस का 27, 30 में 27 माइनस होगा क्योंकि आगे प्लस है तो ये आ जाएगा 3। अब आगे भाग है 3 से इसको डिवाइड करना, तो 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 एक का 3 तिया 9 और 3 से ये 18 बार में जाएगा, तो 318 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे संख्या ये निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। ठीक है, देखिए अगर इस संख्या का इकाई अंक देखें तो क्या है 9 है, यानी एक विषम है। अगर ये विषम है तो ये सम संख्या से कटने वाली नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। दो ऑप्शन है आपके पास 9 और 19। 9 से विभाज्यता चेक करना एकदम आसान है, अंकों का योगफल 9 से कटनी चाहिए, तो चेक कर लेंगे। तो 9 हटा दीजिए। ठीक है, 6 2 8 8 16 4 20 3 23 4 27। ठीक है, इन सबको हटा दीजिए, 4 4 8, यानी ये इनके अंकों का योगफल 9 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये 9 का मल्टीपल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा 19। ठीक है, आपको चेक करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आगे ये संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, फिर उसी तरह से इकाई अंक देखिए 7 है, तो ये सम संख्या से नहीं कटेगी, 12 हटा दीजिए।
और 8 भी हटा दीजिए। और देखिए यहाँ पर 5, तो 5 से वही संख्या विभाज्य होता है जिनका एकांक 0 या फिर 5 रहता है। तो यहाँ पर 7 है, तो ये 5 से भी नहीं होगी विभाज्य, तो एक ही बचा ऑप्शन नंबर 2, ये इसका आंसर होगा। आगे, एक मीनार के आधार से बी स्क्वायर मीटर और ए स्क्वायर मीटर की दूरी पर और इसके साथ एक ही सरल रेखा पर क्रमशः दो बिंदुओं एक्स और वाई मीनार के विपरीत दिशाओं में मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण पूरक है। ठीक है, पूरक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब डायग्राम से समझिए, इसका शॉर्टकट भी होता है, हम आपको बताते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये आपका मीनार है, यहाँ से एक बिंदु इस तरफ है, इसका नाम मान लीजिए एक्स है, और एक बिंदु यहाँ पर है, इसका नाम वाई है, इसको मिला दीजिए। ठीक है, तो इस तरह का ये डायग्राम बनेगा। इसमें आपको ये निकालना है एच, ऊंचाई, जिसमें दे क्या रखा है, मीनार के आधार से बी मीटर स्क्वायर ए मीटर स्क्वायर पर क्रमशः क्या है, एक्स और वाई। तो एक्स जो है वो बी मीटर स्क्वायर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी। उसी तरह आधार से वाई तक का दूरी कितना है, ए स्क्वायर मीटर, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर मीटर। अब आपको चाहिए एच, तो इसका एच निकालने का डायरेक्ट होता है शॉर्टकट, रूट अंडर बी स्क्वायर गुना ए स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, जब ये दोनों कोण क्या हो, पूरक हो, तो इसका क्या आ जाएगा, ए बी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आप इसको समझ भी सकते हैं, मान लीजिए ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरक है। तो यहाँ पर आप टेन थीटा लगा दीजिए और यहाँ पर भी टेन थीटा लगा दीजिए, फिर ये 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा में बदल जाएगा, फिर दोनों इक्वेशन को गुना कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। आगे, 5 संख्याओं का योग 655 है, पहली दो संख्याओं का औसत 80 है और तीसरी संख्या 109 है, शेष दो संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बेसिक तरीका से कर लेंगे, पांचों का योग कितना है, 655, उसमें दो का औसत है 80, तो दोनों का योगफल कितना होगा, 2 गुना 80 160। इसमें तीसरी संख्या है 109, तो इसमें जोड़ दीजिए, तो पहली तीन संख्याओं का योगफल आ जाएगा 269। पांचों का योगफल ये है और पहली तीन का ये है, इसको घटाएंगे तो आखिरी दो का योगफल निकल जाएगा। कितना आएगा, ये आ जाएगा आपको 15 में से 9 घटा 6, यहाँ पर 14 में से 6 घटा 8, यहाँ पर आपका 5 में से 2 घटा 3, 386। इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट के दो संख्या का क्या निकालना, औसत, तो ये आएगा 19, उसके बाद 3 193, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, एक त्रिभुज की भुजाएं ये है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, देखिए त्रिभुज की भुजाएं अगर देखें तो क्या है, 82 18 80। इस पर अगर आप नज़र डालिएगा और 2 से डिवाइड करके मन में सोचिएगा तो ये है क्या, 41 9 और 40, यानी 9 40 41 का ट्रिपलेट होता है। कहने का मतलब ये जो त्रिभुज है वो कौन सी त्रिभुज है, समकोण, समकोण त्रिभुज है। तो बड़ी वाली भुजा छोड़ दीजिए, बाकी से आप एरिया निकाल लीजिए, हो जाएगा क्या, 1/2 गुना आधार 18, ऊंचाई 80, तो 2 से 9 बार में 9 8 72, यानी 720 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, एम और एन एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एम 3 महीने के लिए एन के निवेश से 46,000 अधिक निवेश करता है। एन जो है 4 महीने के लिए निवेश करता है। कुल लाभ 1359 में एम का हिस्सा एन के हिस्से से 453 रुपया अधिक है। एम द्वारा निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस तरह का एक सवाल आपको हम पहले बताए हुए हैं। क्या करते हैं, पहले एम और एन का इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। देखिए दो लोग हैं, लिखते हैं एम और एन, इन दोनों में से किसी का इन्वेस्टमेंट हमें नहीं पता है तो मानना पड़ेगा। तो मान लेंगे एन का जो है वो x रुपया है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एन के निवेश से 46,000 अधिक एम निवेश करता है, तो एम का कितना हो जाएगा, x प्लस 46,000। ठीक है, और आप जानते हैं कि प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम के रेशियो में जो है प्रॉफिट को बांटते हैं। तो इन दोनों का ये इन्वेस्टमेंट है और टाइम देखिए कितना है, एम 3 महीने के लिए, तो इसको 3 से गुना कर देंगे। उसके बाद एन जो है 4 महीने के लिए है, तो इसको 4 से गुना कर देंगे। तो ये हो गया इनके प्रॉफिट का रेशियो। अब प्रॉफिट का रेशियो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए लाभ कितना है, 1359। अब 1359 में क्या है कि एम का हिस्सा एन के हिस्से से 453 अधिक है। तो ये जो 453 अधिक है वो पहले आप माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा, इधर 6, यहाँ पर 9, 906 रुपया। अब 906 रुपया को बराबर भाग में इसको किसको बांट देंगे, एम और एन को, तो कितना आ जाएगा, 453 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको ज़्यादा मिल रहा है, एम का हिस्सा जो है एन से ज़्यादा है, तो ये जो आप घटाए थे डिफरेंस वो
एम को दे दीजिए। तो 453 जो है एम को लौटा देंगे। तो ये हो गया एम का धन। तो आप यहाँ पर जोड़ के रेशियो निकाल सकते हैं। नहीं तो देखिए 453 का एक गुना है, यहाँ पर 453 दो बार है। तो एम और एन का यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 2:1 आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट का रेशियो है और इधर भी प्रॉफिट का रेशियो है, दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो एम का यहाँ पर गुना करके लिखिए 3 गुना एक्स, ये हो जाएगा 3x, और 46,000 गुना 3, तो 120 प्लस 18, 138 पर 3 जीरो आएगा यहाँ पर, यानी 1,38,000। और नीचे एन का 4x दे दीजिए, बराबर यहाँ से रेशियो 2/1 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, इधर होगा 8x, 3x को इस तरफ ले जाएंगे, 5x बचेगा, और इधर 1 गुना 1,38,000 उतना ही होगा। कटा लीजिए इसको 5 से, 5 दूना 10, 5 7 35, 5 6 30, यानी 27,600 रुपया एक्स का वैल्यू आया है। किसका निकालना है, एम का पूंजी। एम का कितना है यहाँ पर देखिए, एक्स प्लस 46,000। तो इसमें अगर आप x का वैल्यू 27,600 रखेंगे तो ये हो जाएगा 27,600 प्लस का 46,000। जोड़िए दोनों को, कितना हो जाएगा, 0 0 6 7 6 13, 4 2 6 3 9, यानी ये हो 4 2 6, इधर से एक 7, यहाँ पर 7 आएगा। तो ये हो गया 73,600। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आगे, 658 रुपये की धनराशि को 3 व्यक्तियों के बीच इस रेशियो में बांटा जाना है। बंटन में सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है 18, सबसे छोटा क्या है 2, तो दोनों का डिफरेंस है 16, और धनराशि क्या है 658। इसका निकालना आपको 16 यूनिट का वैल्यू। इसके ऊपर सबको जोड़िए, 18 2 20 और 12 32 के ऊपर। ठीक है, तो 16 से एक बार में, 16 से दो बार में, 2 से ये कट जाएगा, 329 बार में। तो यही इसका आंसर होगा। साधारण सा सवाल है। आगे, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन सबको इस प्रकार विभाजित करे कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहे। ठीक है, छोटा छोटा नंबर है, आप ऑप्शन से उठा के रख सकते हैं। ठीक है, और इसका जो बेसिक तरीका है वो क्या है, इनके डिफरेंस का जो एचसीएफ होता है वही वो बड़ी से बड़ी संख्या होता है। तो आप डिफरेंस लेके एचसीएफ भी ले सकते हैं। नहीं तो देखिए 7 से अगर डिवाइड करें तो 49 पूरी तरह कट जाएगा, जबकि 97 नहीं कटेगा, तो 7 आंसर नहीं हो सकता है। 5 से डिवाइड करेंगे 4 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, बराबर शेषफल नहीं हो रहा, हटा देंगे। 3 से करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ भी 3 तिया 9, यहाँ भी 1 बचेगा, 3 6 18, 3 तिया 9, ये पूरी तरह कट जाएगा। इसका मतलब 3 से भी डिवाइड करने के बाद शेषफल समान नहीं हो रहा है, बचा एक ही ऑप्शन, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे, 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 24 वर्ष अधिक थी। अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, देखिए मानना पड़ेगा, मान लीजिए ये जो पुत्र है यानी सन, इसका आयु है x वर्ष, तो इसका फादर का आयु कितना होगा, इसके 2 गुने से 24 अधिक, यानी कि 2x प्लस 24 हो जाएगा। ये कब का कंडीशन है, 3 वर्ष पहले का। अब ये कह रहा है कि अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो निकला है कब का है, 3 वर्ष पहले का, तो मान लेंगे 3 वर्ष पहले से ही के वर्ष बाद उसकी आयु 2 गुनी हो जाएगी। तो क्या कंडीशन बनेगा, x प्लस के, और इसमें भी 2x प्लस 24 प्लस के, बराबर क्या रेशियो होना चाहिए, 2 गुना, यानी कि अगर पुत्र 1 यूनिट का होगा तो पिता 2 यूनिट का होगा, ये रेशियो होगा। ये जो है आपका के का वैल्यू आपको निकालना है। सॉल्व कर लीजिए, देखिए 2 गुना एक्स 2x, इधर भी 2x गुना 1 2x हो रहा है, तो कटना ही है, इसको छोड़ दीजिए। के गुना 2 करेंगे 2 के, उसके बाद 24 के गुना 1 करेंगे तो इधर भी 24 प्लस के आएगा। के को इस तरफ लाएंगे, के बराबर कितना होगा 24, यानी 3 वर्ष पहले से 24 वर्ष बाद उसकी आयु 2 गुनी होगी। तो पूछ रहा है अब से यानी वर्तमान से, तो इसमें आप कितना माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो 21 वर्ष इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, रेलगाड़ी ए स्टेशन एम से 8:25 AM पर निकलती है और उसी दिन 3:25 PM पर स्टेशन एन पहुंचती है। रेलगाड़ी बी स्टेशन एन से 10:25 AM पर निकलती है और उसी दिन 3:25 PM पर स्टेशन एम पहुंचती है। रेलगाड़ी ए और बी के मिलने का समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस सवाल में ना ही दोनों स्टेशन के बीच का दूरी दिया है और ना ही दोनों ट्रेन में से किसी ट्रेन का स्पीड दिया है और मिलने का टाइम हमसे पूछा जा रहा है।
तो ये कैसे निकलेगा, देखिए मान लीजिए ये पॉइंट जो है आपका स्टेशन M है और ये पॉइंट जो है आपका स्टेशन N है, तो इन दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, अब जो है ये कह रहा है कि ट्रेन ए M से खुलती है, तो यहाँ से आप A को खोल दीजिए, इस दिशा में जाएगी N की ओर। और ट्रेन B जो है वो N से खुलती है, तो यहाँ से ट्रेन B को खोल दीजिए इस दिशा में। अब दोनों का टाइम देखिए, ए खुलती है 8:25 AM पर और 3:25 PM पर पहुंचती है। कितना घंटा हो गया, 8 4 12, 4 घंटा इधर 3 घंटा उधर, तो ए को लग गया 7 घंटे का टाइम। ठीक है, बी को कितना लगा, 10 से 3, तो 2 3 5 घंटे का टाइम लग गया बी को। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस मान लेंगे, एम और एन के बीच का डिस्टेंस कितना, दोनों के टाइम का एलसीएम, तो 7 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 35, तो 35 किलोमीटर का डिस्टेंस एम और एन के बीच का मान लेते हैं। डिस्टेंस है, टाइम है, तो अब स्पीड भी आप निकाल सकते हैं। तो स्पीड कितना होगा, देखिए ए का स्पीड हो जाएगा 7 घंटा में 35 किलोमीटर जाएगा, तो 7 × 35, यानी ए का स्पीड हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बी का 5 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा बी का स्पीड हो गया। अब देखिए ट्रेन ए जो है 8:25 में ही खुल जाती है, जबकि ट्रेन बी 10:25 में खुलती है, यानी इसके खुलने के 2 घंटे बाद ये खुलती है। तो ट्रेन ए के द्वारा पहले 2 घंटे में तय किया गया दूरी आप पहले निकाल लीजिए। तो ए के द्वारा 2 घंटे में कितना दूरी कवर होगा, 2 गुना ए का स्पीड 5 है, तो 5 दूना 10 किलोमीटर का दूरी कवर होगा। अब टोटल 35 है, जिसमें ए अकेले 10 किलोमीटर पहले कवर कर चुका, तो अब बचा कितना, अब बचा 35 - 10 25 किलोमीटर। अब ये ट्रेन और ये ट्रेन दोनों साथ में चल रही है और दोनों एक दूसरे की ओर जा रही है, तो अब जो इन दोनों का रिलेटिव स्पीड होगा क्या होगा, दोनों की स्पीड का योगफल। तो इसका 5 है, इसका 7 है, तो टोटल कितना हो गया 12। तो 12 के चाल से 25 किलोमीटर का दूरी कवर करेगा, तो टाइम कितना लगेगा, 12 दूना 24। ठीक है, उसके बाद 1/12 आपका बच जाएगा, तो ये हो गया 2 आवर। उसके बाद 1/12 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 5 मिनट आएगा यहाँ पर। यानी हम लोग क्या किए, पहले ए को चलाए 2 घंटा, उसके बाद 10:25 बज गया, 10:25 के बाद जो है इतना घंटे का मतलब इतना समय इसको और लग रहा है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 10:25 में 2 घंटा 5 मिनट जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 12:30। तो 12:30 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे, किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ये है, यह 2 क्रमिक वर्षों में 25% और 70% बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन तीसरे वर्ष में 20% घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी है, तो रेशियो से कर लीजिए। देखिए 25% का फ्रैक्शन 1/4, तो 4 पर 1 का वृद्धि होगा, तो रेशियो बनेगा 5 से, ये 4 से 5। ठीक है, उसके बाद 70% बढ़ गया, यानी 7/10, 10 पर 7 का वृद्धि, रेशियो बना 10 से 17। लेकिन तीसरा वर्ष 20% कम हो गया है, 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 से 1 कम हुआ, तो रेशियो बना 5 से 4। अब इसको गुना कर लीजिए, तो ये कट जाएगा 4 4, 5 5 भी कट जाएगा, फाइनल रेशियो 10 से 17 का होगा। यानी 3 वर्ष पहले अगर 10 यूनिट था तो 3 वर्ष बाद 17 यूनिट का होगा, जबकि यहाँ पर है 14,680, तो ये 10 यूनिट का वैल्यू होगा, 14,680। हमें निकालना 17 का, तो 17 गुना कितना होगा, 0 0 कट जाएगा, 1468 यहाँ से उठाएंगे, 8 7 56, इकाई अंक 6 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, ये इसका सही आंसर होगा। आगे, यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज 2352 रुपया है और ब्याज की दर 5% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मान लेंगे धनराशि जो है मूलधन वो 100 यूनिट है। ठीक है, अगर 100 यूनिट हम लोग मूलधन माने हैं, तो पहला साल इसको कितना ब्याज मिलेगा, 100 का 5%, यानी 5 रुपया। दूसरा साल कितना ब्याज मिलेगा, फिर से 100 का 5%, 5 रुपया। लेकिन ये जो पहला साल ब्याज कमाया था कितना का, 5 रुपया का, तो इसका भी 5% अगला साल यानी दूसरा साल मिलेगा, तो ये हो जाएगा 0.25 रुपया। कहने का मतलब दूसरा साल कुल मिलाकर ये ब्याज इसको प्राप्त हुआ है। कितना है ये, 5.25। ठीक है, 5.25, जबकि एक्चुअल में दूसरा साल का ब्याज कितना है, 2352, तो ये वैल्यू 2352 के बराबर होगा, यानी इससे डिवाइड कर देंगे। निकालना किसका है,
धनराशि यानी 100 यूनिट का, तो 100 से यहाँ पर गुना कर देंगे। इसको कटाइए, आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटा के यहाँ पर अब 1 0 लगा दीजिए। 25 से कट रहा, 25 दूना 25 इक्का, ठीक है। 25 से 4 बार में 21 से जरूर कटेगा। 21 इक्का 21, 21 इक्का 21, 21 दूना 42, 112 चौके 448, उस पर 2 जीरो लगाएंगे तो 44,800 आपका मूलधन होगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे 5,000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 10% और 5% की क्रमिक छूट दी जाती है। अंतिम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। साधारण सा डेटा है, घटा के निकाल लीजिए। 5,000 है, इस पर अगर आप 10% डिस्काउंट देंगे तो 5,000 का 10% कितना, 500। तो 500 माइनस होगा तो वैल्यू क्या बना, 4500। इस पर आप फिर से 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 4500 का 5% कितना होगा, 225। तो इस पर आप 225 का डिस्काउंट देंगे तो वैल्यू बन जाएगा 4275, ठीक है। 4500 में 225 घटाने के बाद, तो ये 4275 ही इस सवाल का सही आंसर होगा। आगे निम्नलिखित को सरल करना है तो 3 से गुना कर दीजिए। इसको गुना करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, 7x² यहाँ से आ गया। 3 को 25x में गुना करेंगे तो माइनस का 75x होगा। 12 तिया 36 हो जाएगा प्लस में। उसी तरह यहाँ माइनस का 7x² होगा और 963 माइनस में होगा x के साथ। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 7 गुना 13 91। इसको कैलकुलेट करिए। देखिए 7x² प्लस में है, माइनस में काट देंगे। 75 63 ये हो जाएगा 7 6 13, ठीक है। 130 हो गया 8, 138 माइनस में 138x। उसके बाद 36 प्लस 91, ये कितना होगा, 9 3 12, 120 7 127, ये प्लस में। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर है, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 2 में। आगे नितिन ने कुछ पेंसिलें 180 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदी। उसने उन्हें 17 रुपया प्रति पेंसिल की दर से बेचा। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। साधारण सा सवाल है। एक दर्जन आप खरीद रहे हैं 180 में, तो एक पेंसिल का प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस। 12 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 12 का 12, 12 पंचे 60, 15 रुपया आएगा। और इसको बेच रहे हैं आप कितना में, 17 में। तो आप फायदा कमा रहे हैं 2 का, किसके ऊपर, 15 के ऊपर। तो 2/15 आपका प्रॉफिट है। कितना होगा, 1/15 आप जानते हैं 6.66% होता है, तो इसका 2 गुना, तो ये हो जाएगा 13.33% के अप्रॉक्स में। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए औसत रन 42 हैं। अगले 10 मैचों में बल्लेबाज ने औसतन 15 रन बनाए। सभी 33 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए औसत रन ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिख लीजिए पहले मैच का संख्या। 23 मैच यहाँ पर खेला है और आगे खेला है ये 10 मैच, तो इस रेशियो में इसका मैच है। एवरेज क्या है, पहले 23 का एवरेज है 42, तो यहाँ पर 42 लिखेंगे। अगले 10 का एवरेज है 15। अब हमें निकालना है उसका ओवरऑल एवरेज। तो यहाँ पर सबसे आसान तरीका रहेगा वेटेड एवरेज, ठीक है, गुना करके जोड़ना। तो 23 दूना 46 बचा 4, 23 के 92, 4 96 प्लस 15 दाही 150। इसको डिवाइड कैसे करना है, टोटल क्वांटिटी यानी मैच का संख्या 23 10 33 से डिवाइड करेंगे जोड़ने के बाद। तो ये कितना होगा, 9 1 10, 1000, इधर 116, तो 1116 इसका योगफल आया। 33 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, 99 बचा उधर 12, 126 हुआ। फिर से ये 3 बार में जाएगा, ठीक है। तो 33 के बाद डेसिमल यहाँ पर है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है। इफिशियंसी निकाल लीजिए। ए 12 और बी जो है 18 दिन में करता है। टोटल वर्क दोनों का एलसीएम 36, 12 या 36, 18 दूना 36। दोनों 4 दिन काम किया है, तो दोनों जब साथ में काम करेगा तो 3 2 5 यूनिट काम होगा। और 4 दिन किया है तो 5 चौके 20 यूनिट काम हो जाएगा। अब बचा कितना, 36 में 20 हो गया, बचा 16। किसके ऊपर, 36 के ऊपर। तो 4 चौके 16, 4 9 36, तो 4/9 काम अभी बचा हुआ है। आगे जया एक काम को 30 दिनों में पूरा करती है। जया और सुषमा मिलकर उसे 21 दिनों में पूरा कर सकती है। जया, सुषमा और हिना मिलकर उसको 14 दिन में कर सकती है।
जया और हिना मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। लिखिए, जया को जे लिखेंगे, ये 30 दिन में करती है। जया और सुषमा यानी जे प्लस एस मिलकर के इसको 21 दिन में। फिर जया सुषमा हिना 14 दिन में, यानी जे प्लस एस प्लस एच, ये तीनों 14 दिन में करते हैं। टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम 30 अगर ले लें तो 21 का 3 है, 7 नहीं है, 14 का 7 भी है, 2 भी है, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम हो गया, यानी 210। 30 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 21 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 7 दूना 2 से ये 15 आएगा। करना किसको है? जया और हिना को। देखिए, जया और हिना यहाँ पर है, इसमें एस को हटाना पड़ेगा, एस यहाँ भी है, तो इन दोनों में से एस को जे को हटा देंगे तो एस के यहाँ से निकलेगा। तो जे का 7 है, जे और एस का 10 है, तो 10 में 7 घटा देंगे तो एस का कितना आ गया? 3। अब इन तीनों का है 15, इसमें एस का यानी 3 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 12। तो ये दोनों का एफिशिएंसी 12 यूनिट है। तो 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो टाइम निकल जाएगा। 3 से कट भी रहा है, उसके बाद 2 से भी कट रहा है, तो 6 से कटा देंगे, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 पंचे 30, यानी ये आ गया 35/2 दिन। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, एक दुकानदार 3500 रुपया में एक साइकिल खरीदता है और उसे 20% की छूट पर बेचता है, जिसमें कोई लाभ या हानि नहीं होती है। साइकिल का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 3500 में वो खरीदा, उसे 20% की छूट पर बेचता है, जिससे उससे कोई लाभ या हानि नहीं होता। इसका मतलब उसने साइकिल का मार्कअप किया, ये जो प्राइस है इसका क्या किया? मार्कअप किया, यानी इसको बढ़ाया था, फिर उस पर 20% का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट देने के बाद ये कितना में बिक गया? 3500 में ही बिक गया, तब जाके इसको लाभ या हानि नहीं हुआ। ठीक है, तो मान लेंगे इसका जो अंकित मूल्य था वो मार्क प्राइस एमपी था, इस पर आपने डिस्काउंट कितना का दिया? 20%, यानी 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 पर 1 का डिस्काउंट दिया तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 4/5। तो अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचे तो आपको मिला यही 3500। तो यहाँ से कटा के आप मार्क प्राइस निकाल लीजिए, तो 4 से कट जाएगा, 4 8 32, 4 7 28, 4 पंचे 20, तो मार्क प्राइस हो जाएगा 5 गुना 875। तो 8 पंचे 40, 4000 से ज़्यादा आंसर होगा, ये नहीं होगा, और इतना भी ज़्यादा नहीं होगा। और ये देख लीजिए, 8 पंचे 40, 7 पंचे 35, 4375 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे, ABCD एक समलंब है जिसमें BC समांतर AD है। AC CD के बराबर है यदि कोण ABC 19 डिग्री है, कोण BAC 137 डिग्री है, तो ACD की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए ये वो समलंब चतुर्भुज है जिसके बारे में ये बात कर रहा है। क्या कह रहा है? BC समांतर AD, तो ये समांतर वाली भुजा को BC और AD लेना होगा, तो यहाँ AD ले लीजिए और ये जो है BC ले लीजिए। ठीक है, अब AC बराबर CD, तो CD तो ये है, A से C को मिला देंगे तो ये दोनों जो है आपका इक्वल है। कोण ABC 19, ABC ये वाला कोण है 19 डिग्री, और BAC है 137, BAC ये वाला है 137। अब हमें निकालना है ACD ये वाला कोण मान लीजिए थीटा है, थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है, AD और BC, तो इनके जो ये कोण है और ये कोण, इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। आप जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के एक ही और बने कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। वही चीज़ यहाँ पर भी है, 180 है, यानी ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों का योगफल 180 होना चाहिए। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, जिनमें ये दोनों दिया हुआ है, तो तीसरा निकालने के लिए यानी ये कोण निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 180 में इन दोनों का योगफल घटा देंगे, तो 137 + 29 कितना होगा? 40 + 16 156। 156 जब आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 24 डिग्री। ठीक है, तो ये वैल्यू होगा, ये 24 डिग्री और ये भी होगा 24, और ये निकालना है। तो ये त्रिभुज ACD में अगर देखें तो तीनों का योगफल 180 होना चाहिए, जिसमें ये दोनों 24 24 48 है, तो 48 घटा देंगे इसमें तो कितना आएगा? 132 डिग्री। तो ये जो थीटा का वैल्यू है वही है 132 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे,
12 सेंटीमीटर आधार और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सा 1/2 गुना आधार 12, ऊंचाई 8 कर देंगे, 2 से 6, 6 8 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। आगे 65 का 65% 15 के 1/5 से कितना अधिक है? ठीक है, निकाल लेते हैं। देखिए 65 का 65% मतलब क्या, 65 गुना 65/100, यही। अब यहाँ पर 100 रहने दीजिए, कटाइए नहीं, ताकि भाग देने में आपको आसानी होगी। और 65 गुना 65 करना भी बिल्कुल आसान है। इसके लिए क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, उसके बाद 6 की अगली संख्या 7 से गुना करेंगे तो 6 7 42 होगा। इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। और इसको देखना है किससे, 15 का 1/5 तो 5 से कट जाएगा 3 बार में, तो 3। इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है, तो 39.25 इसका डिफरेंस आएगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।